गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, आज आगे मूव करते हुए आपको फर्स्ट यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। आपके हर पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई, नीट और एज वेल एज आपके जेईई सभी फॉर्मेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ध्यान से करिएगा बच्चे आर्टिकल को। चलिए शुरू करते हैं आपका आर्टिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर ही बता देते हैं। कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या कहता है, तो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर को। ओके, आपका कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है ये, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है, उसकी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is a measure of its ability to store charge। तो कोई भी कंडक्टर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी इसी एबिलिटी को, उसकी कैपेसिटेंस का नाम दिया जाता है। मान लीजिए ये है कंडक्टर। अगर आप कंडक्टर को क्या दोगे, अगर आप कंडक्टर को चार्ज देना शुरू कर दीजिए, मान लीजिए आप एक कंडक्टर को चार्ज देना शुरू कर दीजिए, जैसे से चार्ज दोगे, चार्ज देने से उसका पोटेंशियल होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज देते जाइए, पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज, मतलब आपका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, चेंज होता रहेगा। यानी जो भी पोटेंशियल आपका इट इज एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट जो भी पोटेंशियल इंक्रीज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जो चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। यानी जितना आप चार्ज देंगे आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ही राइज होता जाएगा। इट्स मीन Q is directly proportional to V and this sign of proportionality can be removed by constant C। This C is known as capacitance। तो C किसके बराबर हुआ, Q अपॉन V। तो लीजिए आप जैसे जैसे बच्चे कंडक्टर को जितना चार्ज दोगे, चार्ज देने से उसका पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही राइज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप कंडक्टर को चार्ज देते जाएगा, पोटेंशियल आपका अपने आप ही इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो भी रेशियो का Q अपॉन V, मतलब कितना आपने कितना चार्ज दिया, कितना पोटेंशियल उससे राइज हुआ, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। तो यही है कैपेसिटेंस, या इसे एक और वर्ड से भी आपका जाना जाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी या कंडक्टेंस ये होती है रेशियो, ठीक। अगर मैं बात करूँ बच्चे इसकी यूनिट की बात करें और ये भी बताएं, चलिए सबसे पहले बताते हैं कौन सी क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चे, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो उसी बात यूनिट की बात करें तो यूनिट की निकालें, देखिए C का फार्मूला है Q डिवाइडेड बाई V। यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या बनेगी इसकी बच्चे, यूनिट अगर बात करूँ तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, इसकी हो गई वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट इसकी यूनिट के इक्विवेलेंट हो गई। या दूसरी डायरेक्ट यूनिट भी है इसकी फेराड, कैपेसिटेंस की डायरेक्ट यूनिट भी यूज़ की जाती है फेराड, ठीक है। अब क्या चीज़ है बच्चे आपकी, देखिए फेराड हो गई, डायमेंशन फार्मूला वगैरह इसका खुद निकाल लेना। इसका डायमेंशन फार्मूला था बच्चे m-1 L - 2 T की पावर 4 A का स्क्वायर। इसका डायमेंशन फार्मूला देख लीजिएगा, अपने आप निकाल लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करने जा रहे हैं। अगर आपको बात करूँ C तो बच्चे एक रेशियो है Q अपॉन V का। इट्स मीन अगर Q इंक्रीज होगा तो V भी इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में। तो आपके C की वैल्यू Q और V के दोनों की इंडिपेंडेंट होती है। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ठीक है। इंडिपेंडेंट होती है किसके अपॉन, इंडिपेंडेंट अपॉन, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर या गिवन टू या चार्ज गिवन एज टू राइज इट्स पोटेंशियल, ऐसे भी ठीक है, एज टू राइज इट्स पोटेंशियल। तो जितना भी चार्ज आपने पोटेंशियल को राइज करने के लिए दिया था, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है उसकी, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। इसको सही कर लीजिए, आपका क्या होता है बच्चे, कैपेसिटेंस ऑफ एक, आपके किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो आपके ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है, ना ही उसके जो पोटेंशियल के ऊपर आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। ये आपकी नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब आपका ये किस चीज़ का बना हुआ है उस पर भी इंडिपेंडेंट होती है, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करती।
नेचर ऑफ मटेरियल मतलब आपका कैपेसिटर किस कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी डिपेंड नहीं करेगी, ना ही उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो याद रहेगा किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है ना तो वो चार्ज पे, ना उसके पोटेंशियल पे, ना उसके नेचर पे, ना ही उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपकी इन फैक्टर, इन सारे फैक्टर के ऊपर आपकी कैपेसिटेंस वैल्यू आपकी डिपेंड नहीं करती। थियोरेटिकली बात करूं तो एक कैपेसिटर को आप जितना मर्जी चार्ज दे सकते हैं। एक कैपेसिटर की आपकी जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या हो सकती है? थियोरेटिकली तो इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है। ऐसा क्यों? जैसे जैसे बच्चे आप चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप एक चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे, चार्ज को इंक्रीज करने से क्या होगा? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे आप मान लीजिए कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज देते जाइए, आप चार्ज देते जाओगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थोड़ी देर में इतनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, वो क्या करेगी? इसके आसपास की एयर को, जो भी आपका कंडक्टर होगा उसके आसपास की एयर को क्या करेगी? वो आयनाइज कर देगी। जैसे बच्चे उसने आयनाइजेशन कर दी आसपास की एयर की, तो जो भी चार्ज होगा इस कंडक्टर का वो लीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका चार्ज इस तरह लीक होना शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर चार्ज लीक होना शुरू हो गया तो यानी आप एक लिमिट से ज़्यादा, एक लिमिट तक ही आप चार्ज को क्या कर सकते हो? किसी कंडक्टर के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? एक लिमिट होती है। ठीक है, लीजिए ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। चलिए आगे मूव। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस तो Q अपॉन V का रेशियो होता है, और ये भी बता दिया कि ना तो इसकी वैल्यू Q पे डिपेंड करेगी ना ही आपकी V पे डिपेंड करेगी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड अपॉन, ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड अपॉन, किसके चीज़ के ऊपर? इट डिपेंड अपॉन शेप, डिपेंड अपॉन इट्स शेप, कैपेसिटर की कंडक्टर की क्या शेप है। एक तो वो डिपेंड करेगी शेप के ऊपर, दूसरा आपके साइज के ऊपर, और सराउंडिंग का क्या मीडियम है? सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, आपके सराउंडिंग का जो भी सराउंडिंग का मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो लीजिए कैपेसिटेंस की वैल्यू किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? आपके कैपेसिटर की क्या शेप है, उसका क्या साइज है, और साथ ही साथ उसके सराउंडिंग में क्या मीडियम है, वो उसके ऊपर आपकी डिपेंड करेगी। ओके, इट इज़ फाउंड दैट, एक ये फाउंड किया गया बच्चे, जब भी एक चार्ज कंडक्टर को, मान लीजिए एक चार्ज कंडक्टर है, उसके नियर बाय एक अनचार्ज कंडक्टर रख लीजिए। जैसे ही एक चार्ज कंडक्टर के, कौन सा कंडक्टर था बच्चे? आपका चार्ज कंडक्टर है। जैसे एक चार्ज कंडक्टर के नियर बाय आप क्या करेंगे? एक चार्ज कंडक्टर के नियर बाय क्या कीजिए? एक अनचार्ज कंडक्टर रख लीजिए। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपकी, ठीक है, अनचार्ज कंडक्टर के नियर बाय एक चार्ज कंडक्टर नियर बाय अनचार्ज कंडक्टर को रख लीजिए। ऐसा करने से आपके कंडक्टर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। कैसे बच्चे? देखिए, कैपेसिटेंस का ये रिलेशन होता है, अगर मैं किसी तरह Q को कांस्टेंट रखूँ, बस V को डिक्रीज कर दूँ, अगर V को डिक्रीज कर दूंगा तो C क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? एक कंडक्टर के नियर बाय एक चार्ज कंडक्टर रख दीजिए। चार्ज कंडक्टर रखने से क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे चार्ज कंडक्टर रख देता हूँ, इससे करने से क्या होगा बच्चे? इंडक्शन के फिनोमिना के कारण इस फेस के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, और दूसरे फेस के ऊपर कौन से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे? पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूँ, मान लीजिए इसका टोटल पोटेंशियल V था, इसका क्या था? V नेगेटिव था, इसका कितना था? V पॉजिटिव था। पहले तो टोटल पोटेंशियल V था, अब टोटल पोटेंशियल कितना हुआ? अगर मैं कहूँ अब टोटल पोटेंशियल कितना है आपका? देखिए, V प्लस V माइनस प्लस V पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव आपके पॉजिटिव के ज़्यादा नियर बाय है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली V नेगेटिव की वैल्यू V पॉजिटिव से ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि नियर बाय है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली आपका पोटेंशियल की वैल्यू क्या हुई? टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। और अगर टोटल पोटेंशियल आपका नेट पोटेंशियल मान लीजिए V डैश था, टोटल पोटेंशियल अगर डिक्रीज हुआ है तो कैपेसिटेंस क्या हुई होगी? इंक्रीज हुई होगी। इसका मतलब एक कंडक्टर की बजाय अगर आप दो कंडक्टर ले लें तो ऐसा करने से आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। चलिए एक और काम कीजिए इसके साथ। आपने बच्चे ये रहा आपका चार्ज कंडक्टर जिसकी पोटेंशियल कितनी थी? V थी। ये रहा दूसरा कंडक्टर, ठीक, जिसके एक फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपने क्या किया? अगर आप इस दूसरे वाले की अर्थिंग करा दीजिए। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? उसे अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करेंगे तो सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज थे, जितने भी आपके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे वो तो सारे अर्थ के अंदर चले जाएंगे। अब आपका टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा? इस केस में आपका जो टोटल पोटेंशियल होगा, मान लीजिए V डैश है, वो किसके बराबर होगा? V प्लस V नेगेटिव, तो वो V पॉजिटिव भी खत्म हो गया। इसका मतलब आपका पोटेंशियल सफिशिएंटली डिक्रीज हो गया। अगर सफिशिएंटली पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप एक कंडक्टर की बजाय दो कंडक्टर लीजिए और दो कंडक्टर में से एक की अर्थिंग कर दीजिए तो आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाती है। यही है प्रिंसिपल ऑफ
कैपेसिटर। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो एक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, आपका वो तरीका जिसके द्वारा एक कैपेसिटर की कैपेसिटी को सफिशिएंटली हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको बताया, एक की बजाय आप दो कैपेसिटर लीजिए और दोनों में से एक की अर्थिंग कर दीजिए। इस तरह आपकी बच्चे क्या होगी, इस तरह आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया, आपकी किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय V का बराबर होता है। ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी ज्योमेट्री, कैपेसिटर की ज्योमेट्री, इसकी क्या शेप है, क्या साइज है और क्या आपका सराउंडिंग मीडियम है। ठीक है, तो आपकी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू। ओके, एक कैपेसिटर के लिए जरूरी है आपके कंडक्टर के ऊपर तो कौन सा चार्ज होना चाहिए, एक कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर। एक के ऊपर तो बच्चे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है। अगर आपके कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आपके तभी वो एक कैपेसिटर कहलाएगा। जैसी कुछ सिचुएशन दिखा रहा हूँ आपको। आपकी बच्चे एक प्लेट ले लीजिए, ये है बेटा एक प्लेट, ये है आपका दूसरा प्लेट। इन दोनों में से एक की अर्थिंग कर दीजिए, एक की क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिए। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है। लीजिए, अगर मैं बात करूँ, हाँ जी, इस साइड आपने क्योंकि अर्थिंग कर दी है तो इस साइड का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो लीजिए, मैंने आपको एक अरेंजमेंट दिखाई जिसके अंदर दो कंडक्टर हैं, दोनों के ऊपर आपका चार्ज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, तो अगर इक्वल एंड अपोजिट है तभी ये कैपेसिटर के बराबर है। मतलब आपकी देखिए, कैपेसिटर के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। टोटल चार्ज की वैल्यू 0 है, लेकिन फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक, तो आपको कुछ मैंने यहाँ से क्लियर करने जा रहा हूँ कि कैपेसिटर की एक कैपेसिटर के ऊपर प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होने का नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आपकी स्टार्ट होती है, नेगेटिव के ऊपर आपकी फिनिश होगी। तो कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर बनने के लिए जरूरी है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक के ऊपर नेगेटिव, दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट भी होने चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह की एक सिचुएशन दे देता हूँ, मान लीजिए एक ऐसा कंडक्टर है आपका और एक कंडक्टर ये, इस कंडक्टर के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है और इस कंडक्टर के ऊपर मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर आपका कौन सा चार्ज है बच्चे, कोई चार्ज ही नहीं है, 0 चार्ज है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हाँ जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना दूँ तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आउटवर्ड कर देते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में तो 0 भी आपका क्या होता है, सॉरी ये नहीं आएगी। पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में तो बच्चे ये भी आपके मान लीजिए ऐसे आउटवर्ड ही दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है बच्चे, आउटवर्ड, क्योंकि जैसे इसके नियर बाय रखोगे तो इंडक्शन का फिनोमेना होगा। नियर बाय फेस के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नियर बाय फेस के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और फर्दर फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी बच्चे, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आउटवर्ड यहाँ से टर्मिनेट होगी। क्या ये कैपेसिटर है, बिल्कुल नहीं है। कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, नहीं है तो ये कैपेसिटर की अरेंजमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ये हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये पॉसिबल हो सकती है, नहीं, नो, ये नहीं हो सकती, ये फिजिबल नहीं है कि ये वाली जाए अरेंजमेंट। या आपको ऐसा करते हैं, एक मान लीजिए एक शेल ले लेते हैं, ठीक है, एक शेल के अंदर एक स्फीयर ले लेते हैं, चलिए ऐसे, ठीक, और अंदर वाले की अर्थिंग करवा दीजिए। इसकी मैंने क्या की, अर्थिंग कर दी, ठीक है जी। अंदर वाले की बच्चे क्या किया, मैं अलग मार्कर से यूज़ करता हूँ, अर्थिंग करवाइए बेटा मैंने इसकी। अगर ऐसा करने से क्या होगा बच्चे, मान लीजिए मैंने इस ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, अगर मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया तो क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इंडक्शन का यहाँ कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अंदर तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी क्योंकि अर्थ से कनेक्ट है, ठीक है, या नेगेटिव तो यहाँ कौन सा होगा, अंदर वाली सरफेस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अगर ऐसा हुआ तो बच्चे देखिए, आपकी दो प्लेट्स तो बन रही हैं, यहाँ एक और ये दो, ठीक है, लेकिन इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज कम होगा। इंड्यूस चार्ज हमेशा पेरेंट चार्ज से कम होता है, इसका मतलब ये भी कैपेसिटर की अरेंजमेंट नहीं बन सकती। तो याद रहेगा, कैपेसिटर कब बनेगा, जब दो प्लेट्स होंगी, दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो इस तरह बच्चे आपकी कैपेसिटर की अरेंजमेंट बनाई जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और मूव करते हैं, आपके कैपेसिटर के बारे में और आपको और आगे बताते हैं, ठीक है। कैपेसिटर क्या है और आगे समझते हैं। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में और आपको डिटेल में बता दिया कि कैपेसिटर क्या होता है, डेफिनेशन भी आपको दे देते हैं। कैपेसिटर क्या होता है,
अभी अभी आपको बताया कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, ए पेयर ऑफ कंडक्टर हैविंग अपोजिट अ चार्ज ऑफ इक्वल हैविंग अपोजिट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज कैपेसिटर और कंडेंसर। तो एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें आपकी क्या हो, दो कंडक्टर हो, दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, ऐसी अरेंजमेंट को आप क्या नाम दे सकते हैं, कंडेंसर का। इसे कंडेंसर भी बोला जाता है। देखा है बच्चे आप सभी ने कंडेंसर, तो इसे कंडेंसर या कैपेसिटर का नाम दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से देखिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए लेट सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मान लीजिए आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, सी है, ऐसे मान लेते हैं। मान लीजिए कैपेसिटर है, मैंने उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का सिंबल पता है ना, ये होगा बैटरी का सिंबल। तो लीजिए मेरे कैपेसिटर सी था, कैपेसिटेंस थी उसकी सी, उसे एक बैटरी से इस तरह कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो एक प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मतलब जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे थोड़ा सा वाइट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये दो प्लेट दिख रही हैं आपको, एक प्लेट के ऊपर तो बच्चे धीरे धीरे क्या होगा, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही होगा। चलिए मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ। चार्ज करने में आप ये मान सकते हो इनिशियली, ये मान सकते हो इनिशियली ये दोनों प्लेट मतलब ये 1 ये 2, ये 1 और 2 थी ना, जो 1 और 2 मान लीजिए न्यूट्रल थी। फिर क्या हुआ, स्मॉल इंस्टॉलमेंट में आपका DQ चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कर दिया। स्मॉल इंस्टॉलमेंट में प्लस DQ चार्ज को एक सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे जैसे ट्रांसफर करोगे फर्स्ट प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट प्लेट के ऊपर। अगर स्मॉल DQ चार्ज को सेकंड से फर्स्ट की तरफ ट्रांसफर करोगे तो फर्स्ट प्लेट के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज और सेकंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ये काम तब तक होता रहेगा जब तक आपका कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता। मान लीजिए जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उसके ऊपर टोटल चार्ज होगा Q। बेटा देखिए, जैसे आप इसके ऊपर चार्ज भेजेंगे तो इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फर्दर पॉजिटिव चार्ज को भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। That work done is stored in the form of electrostatic potential energy inside the capacitor। मैं वही निकालना चाहता हूँ। मान लीजिए DQ चार्ज ट्रांसफर करने के लिए आपको स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, पहले उसकी बात करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द DQ चार्ज, वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज के बराबर। तो वर्क डन होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, आपका चार्ज कितना आपका ट्रांसफर कर रहे हो, dV, और पोटेंशियल इनके बीच में मान लीजिए V है, तो V इंटू जितना चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो D। ठीक है जी, ये लीजिए आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो मुझे पता लग गया। कैपेसिटेंस का फार्मूला पता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ से V का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए हम किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में काम कर रहे हैं और इस वक्त हमारी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल Q, फाइनली तो कैपिटल Q हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चे, V को क्या लिख सकता हूँ, Q डिवाइडेड बाई C इंटू 2E। लीजिए इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अगर स्मॉल DQ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमारा जो वर्क डन लगा है वो इतना है, तो कंप्लीट के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन किसकी, Q बाय C इंटू DQ के बराबर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इनिशियली अनचार्ज था, फाइनली कितनी हो जाएगी उसके ऊपर चार्ज, कैपिटल Q। जो क्वांटिटी बाहर है उससे बाहर की Q DQ की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, सॉल्व कीजिए 1/2 Q स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय C। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। यही वर्क डन आपका क्या होगा, कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारा रिजल्ट क्या है बच्चे, यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर, जिसका फार्मूला आया हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। एज वी नो दैट Q किसके बराबर होता है, Q होता है C इंटू V। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, हाँ जी, Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, C इंटू V भी लिख सकता हूँ। अगर लिखूंगा तो क्या आएगा बेटा, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला इसके इक्विवेलेंट भी हो सकता है। और क्या बचे, C इंटू V, C इंटू V को अलग रखिए, V को अलग रखिए, C इंटू V को Q लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला हाफ Q V के बराबर भी हो सकता है। तो जैसे हमारी डिमांड होगी क्वेश्चन की, वैसे ही हम इसके अंदर ये फॉर्मूला ऐसे पुट कर लेंगे। तो इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, इस तरह बच्चे मैंने आपका जो भी एनर्जी स्टोर होगी इनसाइड द कैपेसिटर वो आपको निकाल दूंगा। ठीक है, एक चीज़ नोट रखना, नोट बना के आपको बता देता हूँ, नोट बना के लिख भी लेना अपनी नोटबुक के अंदर। क्या बच्चे,
आपकी वर्क डन बाय, ये तो बच्चे क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई है। आपकी वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ है, वर्क डन बाय बैटरी, तो बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना हुआ है, बैटरी के द्वारा वर्क डन किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होता है। तो जो भी चार्ज है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, पोटेंशियल से, जो भी चार्ज है उसे पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ही आपका वर्क डन बाय द बैटरी निकल आ जाएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चे, ये क्या है, वर्क डन बाय बैटरी, लिख लूँ इसके नीचे, चलिए बैटरी लिख देते हैं इसके नीचे, ये है वर्क डन बाय बैटरी, किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज कितना था, टोटल पोटेंशियल कितना था, V था। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, या Q को क्या लिख सकते हैं, CV, तो ये फॉर्मूला CV के बराबर भी हो सकता है। अगर Q की फॉर्म में लिखे हैं तो Q बाय CV हो सकता है। ये लीजिए, वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला ये है, और एनर्जी जो स्टोर हुई है कैपेसिटर की वो है ये है। इसका मतलब जरा ध्यान से देखिए इस रिजल्ट को, ये एनर्जी इस एनर्जी से हाफ है, इसका मतलब हमारी बैटरी जो भी वर्क डन करती है सिर्फ उससे आधी एनर्जी ही हमारी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है, बाकी हाफ काम भी एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आपकी बैटरी की जो टोटल एनर्जी होती है वो आपके कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी की से क्या होती है, डबल होती है, तो हाफ एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। ध्यान रहेगा, इस कंसेप्ट को बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ केस जिसमें आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको निकालना शुरू करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर, जो मर्जी लिख लीजिए, कंडक्टर या कैपेसिटर की बात है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, तो मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर है और मैं उसकी क्या करना चाहता हूँ, मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। फर्स्ट आपको सिर्फ आइसोलेटेड के लिए बात कर लेते हैं, एक आइसोलेटेड स्फीयर है, लीजिए एक आइसोलेटेड स्फीयर है, जैसे हमारी अर्थ है वैसे एक आइसोलेटेड स्फीयर है और मुझे उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। चलिए ये हाँ बच्चे, मान लीजिए हमारा एक आइसोलेटेड स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज क्या है, जो भी चार्ज हो उसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। लीजिए एक स्फीयर मानिए जिसकी रेडियस कितनी है बच्चे, R, सेंटर मान लीजिए, उसका सेंटर कितना मान लीजिए, O मान लीजिए, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, Q चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने क्या लिया बच्चे, एक आइसोलेटेड स्फीयर लिया जिसके ऊपर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर मैं कहूँ मैंने इसे Q चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल कितना राइज हुआ होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। पोटेंशियल का फार्मूला ये है, मुझे क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस क्या होती है, Q डिवाइडेड बाय V। तो आपने जो भी कैपेसिटेंस निकालनी है Q को इस V से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R, इससे डिवाइड कर दीजिए, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्मूला आ जाएगा 4πε0 R। तो लीजिए इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, इस तरह बच्चे मैंने इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल लिया। तो एक स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है ये। ठीक, अगर मैं इसके अंदर कोई मीडियम रख दूँ, मान लीजिए एक मीडियम रख दिया गया है, ठीक है, अगर कोई मीडियम अगर आपका प्लेस कर दिया गया है, ठीक है, ठीक, अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर सॉरी इसके अंदर नहीं, पूरा कंडक्टर ही आपका किसी मीडियम के अंदर प्लेस कर दूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन वर्ड यूज़ हो जाएगा। आपको पता है कि किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हो के एप्सिलॉन नॉट। तो जब मीडियम प्लेस करोगे इसके अंदर, या जब भी किसी कंडक्टर को मीडियम में प्लेस करोगे तो उसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगी, हाँ जी किसके बराबर हो जाएगी, 4 के एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यानी कैपेसिटेंस के टाइम मोर है। ठीक है, चलिए बच्चे अब इससे कुछ डाटा निकालता हूँ। आपको बच्चे ये दिख गया होगा कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हमारी जो कैपेसिटेंस है वो शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। दूसरा, मीडियम चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, वो भी बात निकल आई। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, यानी एक आइसोलेटेड कंडक्टर के बजाय दो कंडक्टर होंगे तो उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर सफिशिएंटली चेंज होगा। तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, पैरेलल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है, याद रहेगा एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, अगर एक आइसोलेटेड आपका कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1C = 4πε0 × R के बराबर। हाँ जी, अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, हमारी अर्थ की इसी तरह है, हमारी अर्थ की रेडियस क्या होती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹,
R से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आपकी 711 आपकी माइक्रोफेराड में आती है। तो हमारी इतनी बड़ी अर्थ, उस केस के लिए या किसी भी प्लेनेट के लिए आप ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। कंडक्टर की क्वेश्चन निकालने के बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट इसके फेस की ओर मूव करते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास आउटर स्फीयर अर्थ हो तो ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर की आपने क्या करना है, हमने क्या करने जा रहे हैं, हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए मुझे एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, इसके अंदर दो स्फीयर मान लेते हैं, एक स्फीयर ये मान लीजिए, एक स्फीयर ये मान लीजिए। ठीक, एक स्फेरिकल आपने इस तरह कैपेसिटर मान लिया। इसमें से जो आउटर कैपेसिटर है उसको बोला गया बच्चे, अगर आपका आउटर कैपेसिटर, आपका जो आउटर स्फीयर है वो क्या हो, अर्थ हो, तो इनमें इन दोनों स्फीयर में से आउटर स्फीयर को आप अर्थ कर लीजिए। अर्थिंग का मतलब आप इसे अर्थ से टच करवा दीजिए, लीजिए किसी वायर के थ्रू इसे अर्थ से टच करवा दीजिएगा। ठीक, ओके। अब क्या है इसके अंदर, मान लीजिए इसके ऊपर है आपके चार्जेस हैं, आपके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो आपके इसको दिए गए हैं, दैट पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू द इनर स्फीयर। मान लीजिए अंदर वाले स्फीयर के ऊपर कौन से चार्ज हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। और आपके अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, फिनोमेना ऑफ इंडक्शन के कारण ये ऊपर वाले जो दूसरे वाले जो स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर कौन से चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, ऊपर वाले फेस के ऊपर पॉजिटिव होंगे, लेकिन वो अर्थिंग करने के कारण वो सारे के सारे आपके कहाँ चले जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाते हैं। चलिए दोनों की रेडियस मान लेते हैं। आउटर स्फीयर की रेडियस कितनी मान लीजिए, आउटर स्फीयर की रेडियस है R2, इनर रेडियस की रेडियस है R1। लीजिए मैंने एक आपका एक स्फेरिकल कैपेसिटर मान लिया है, जिसमें से आउटर स्फीयर को मैंने अर्थ कर लिया है। मुझे क्या करनी है, मुझे इसकी अल्टीमेटली क्या निकालनी है, मुझे इसकी अल्टीमेटली कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से करिएगा, आपकी एनसीईआरटी का ही एक टॉपिक है ढंग से, क्योंकि एनसीईआरटी की एक साइज में दिया हुआ टॉपिक है, आगे नहीं। ओके, तो बच्चे अब आके मूव करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे पता है एक कंडक्टर के अंदर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। मतलब आपके स्फीयर के, मतलब ये जो, अगर आपकी आर की वैल्यू, अगर मैं कहूँ आर की वैल्यू, अगर आपकी आर की वैल्यू, अगर आपका R1 से कम है, यानी आप अगर इस स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर के अंदर हो, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ भी जीरो होगी और बाहर भी जीरो होगी, क्योंकि बाहर भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये चीज़ तो मुझे क्लियर कट मुझे दिख रही है। एस ई इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पे, एस ई इक्वल टू जीरो फॉर आर लेस देन R1। जब आपके R की वैल्यू लेस देन R1 होगी, और कौन सी कंडीशन पे, एंड E इज ऑल्सो जीरो फॉर R ग्रेटर देन R2। तो जब आपकी R की वैल्यू आपकी R1 से कम होगी या आपकी R की वैल्यू R2 से ज़्यादा होगी, उन दोनों ही केस में आपके बच्चे क्या होगी, उन दोनों ही केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो मेरा इनर स्फीयर है इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस क्या होती है, C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो पोटेंशियल निकालते हैं, चलिए पोटेंशियल शुरू करते हैं। तो पोटेंशियल क्या होगी, इनर सरफेस के ऊपर निकालते हैं, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, जो आपका इनर स्फीयर है, ठीक है, उसकी हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, पोटेंशियल निकालें। मान लीजिए इनर सरफेस के पोटेंशियल को हम V1 का नाम दे देते हैं। पोटेंशियल क्या होगी बच्चे, आपके जो इसके सरफेस के ऊपर होगी वही पोटेंशियल इसके इनसाइड होगी। ऐसे ही इसके दूसरे वाले के लिए भी निकाल लेना। तो लीजिए पहले तो इनर इस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव चार्ज के कारण आएगी। मान लीजिए टोटल चार्ज कितना है, Q है, Q था, तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस कितनी थी बच्चे, फर्स्ट वाले की R1। सेकंड वाला चार्ज कौन सा इंड्यूस हुआ था, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 के बराबर। कोई टर्म कॉमन आती है, बिल्कुल आती है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है। यहाँ से बचा 1/R1 और ये बचा -1/R2। एलसीएम ले लीजिए, सोल्व कीजिए, क्या आएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। लीजिए, तो मैंने आपकी इनर स्फीयर के ऊपर तो क्या निकाल दिया, इनर स्फीयर के ऊपर तो टोटल पोटेंशियल निकाल दिया। तो इसी तरह आप क्या आउटर स्फीयर पे भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एट या पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, ठीक है, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल बताएंगे बच्चे। आउटर स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, आउटर स्फीयर बच्चे अर्थ क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो आउटर स्फीयर के पोटेंशियल को चलिए V2 का नाम दे दीजिए, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो के इक्विवेलेंट आएगी। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ चलिए मुझे इन दोनों, इसके ऊपर आपका बच्चे पोटेंशियल निकाल लिया V1, इसके ऊपर V2, तो मुझे बता दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2। तो ये क्या निकाला बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर।
तो V1 माइनस V2, ये तो 0 ही है V2, तो आपका ये आ गया Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। तो इस तरह बच्चे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। सो कैपेसिटेंस क्या होती है बताइए बेटा? कैपेसिटेंस होती है Q डिवाइडेड बाय जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इसका मतलब Q से डिवाइड करोगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R। ठीक है, इस तरह बच्चे हमने क्या किया, हमने आपका आंसर निकाल लिया। ये किस में निकाला है? अगर आपकी इन दोनों प्लेट के बीच में क्या हो, एयर हो, वैक्यूम हो, तो यहाँ के और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए हमने एक आपका एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको निकाल के दिखा दिया है। ये है स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला। अगर इसके बीच में अगर मीडियम मान लोगे, मान लीजिए इसके बीच में कोई मीडियम प्लेस है, कोई भी आप डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के वाला मीडियम प्लेस कर देंगे तो यहाँ के से मल्टीप्लाई कर देना। तो लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में मैंने आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल दिया, याद रखना चाहिए, आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब क्या बच्चे और आगे मूव करते हुए मैं इसी में क्या करता हूँ, मान लीजिए यहाँ तो मैंने आपको कहा कि आउटर स्फीयर को आप क्या करें, अर्थ करें। अगर मैं कह देता इनर रेडियस, अगर आप इनर स्फीयर को अर्थ करेंगे तो क्या होगा? तो नेक्स्ट आर्टिकल मैं वही करने जा रहा हूँ, इनर स्फीयर इज अर्थ। अगर आपका इनर स्फीयर इज अर्थ, अगर अंदर वाले स्फीयर को हम अर्थ कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उस केस में कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आएगा, वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर दोबारा से आप बच्चे वैसे ही क्या कीजिए, दो कैपेसिटर आप वैसे ही आपके दो स्फीयर ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए जैसे अभी भी आपने एज्यूम किए हुए थे। ठीक है, दोनों की रेडियस आपको पता है, आपकी आउटर वाली की रेडियस कितनी मानी थी हमने, R2, इनर वाली की क्या मानी थी, R1, सॉरी इनर वाली की थी, इनर वाले की रेडियस कितनी है बच्चे, R1 है। कॉमन सेंटर को O का नाम दे दीजिए। अब आपको क्या कहा बच्चे इस केस में, मैंने कहा कि इस केस में इनर स्फीयर को हम अर्थ करेंगे। ये लीजिए इनर स्फीयर की अर्थिंग करवा दीजिए। अगर इनर स्फीयर की अर्थिंग करवाई तो क्या होगा बच्चे, अगर इनर स्फीयर की अर्थिंग करवाई तो इससे क्या होगा? ठीक है, चलिए इनर स्फीयर की अर्थिंग करने से देखते हैं क्या होगा। चलिए बेटा, जैसे आप चार्ज क्यू, मान लीजिए आउटर स्फीयर को, ये जो आउटर स्फीयर है, जैसे इसको चार्ज क्यू दोगे तो चार्ज क्यू इसके ऊपर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही आप चार्ज क्यू आप आउटर स्फीयर को दोगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों स्फीयर एक तरह के पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि बीच वाले को आपने अर्थ कर दिया है, तो आपके दोनों कैपेसिटर एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड आपको दिखेंगे। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसके अंदर क्लियर कट आपको पता लग जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा बच्चे, इंडक्शन के फिनोमेना के कारण आपके यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे बच्चे कौन से चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, आउटर सरफेस के ऊपर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, अंदर आपके कोई होते ही नहीं है तो अंदर तो आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, जिसके कारण अगर यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हुए हैं तो यहाँ पॉजिटिव जरूर इंड्यूस होंगे। लीजिए इस तरह आपने जैसे ही क्यू चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज आपने आउटर सरफेस को दिए तो अंदर वाले स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। कितने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए, चलिए मैं मान लेता हूँ अंदर वाले सरफेस के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए वो है क्यू डैश। यहाँ पे जो प्रोड्यूस होंगे वो प्लस क्यू डैश के बराबर होगी। ठीक है, तो बाहर कितने बचे, टोटल क्यू थे, क्यू में से, ठीक है, क्यू में से क्यू डैश तो यहाँ हो गए, तो आपके कितने हुए बचे, क्यू माइनस क्यू डैश आपके इस आउटर सरफेस के ऊपर आ गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारे आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज और इनर, आपके इनर साइड, ठीक है, इस इनर साइड के ऊपर मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज थे तो इसके इनर साइड के ऊपर कितने चार्ज प्रोड्यूस हुए होंगे वो निकालते हैं। चार्ज ऑन इनर साइड, इनर साइड के ऊपर चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। लीजिए चार्ज निकाल रहा हूँ इनर साइड के ऊपर, इन लिख लेते हैं, किसके बराबर होगा, चार्ज और इनर साइड अगर आप निकालना चाहते हैं। आपको पता है चार्ज किसके रेशियो में होते हैं, चार्ज हमेशा रेडियस के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इनर सरफेस के ऊपर अगर आपके चार्ज या चार्ज आपके इनर साइड के ऊपर निकालना चाहूँ तो किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ R1/R2 इंटू क्यू। ठीक है, तो जो भी रेशियो ऑफ चार्ज इसका होगा वही आपका रेडियस के। ठीक है बच्चे, इस इनसाइड में आपका जो भी चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज आपके रेडियस के रेसिप्रोकल होता है। तो चार्ज जो भी इंड्यूस होगा उसे टोटल चार्ज से डिवाइड करूंगा तो R1/R2 के इक्विवेलेंटली आएगा। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज ऑन आउटर सरफेस कितना होगा, ठीक है, तो चार्ज ऑन आउटर सरफेस, अगर मैं आपके चार्ज ऑन आउटर साइड या सरफेस की बात करूं, लिख देते हैं क्यू आउट, मतलब ये कहाँ की बात हो रही है, आउटसाइड की बात हो रही है। ये वाले चार्ज ऑन आउटर साइड किसके बराबर होगा,
आपको पता है ये टोटल चार्ज कितना था आपका, टोटल चार्ज था बच्चे क्यू, क्यू में से अंदर कितना इंड्यूस हो गया, क्यू इंड्यूस तो बच्चे हो ही चुका है, यानी इंड्यूस में उसमें से माइनस कर देते हैं, कैपिटल क्यू में से इंड्यूस चार्ज को माइनस कर दीजिए, कैपिटल क्यू इंड्यूस कितना था R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू क्यू के इक्विवेलेंट है। ठीक है, एक तो बच्चे आपने आउटसाइड का चार्ज निकाल लिया, आप एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू में क्यू को वहाँ गया यहाँ तक आ गया। तो इस तरह बच्चे आपके क्या बन गए, मैंने इस तरह बच्चे आपके क्या किए, देखो बच्चे अल्टीमेटली क्या था, ये टॉपिक अलग है थोड़ा सा। इनर स्फीयर अगर आपका अर्थ हो तो क्या हो, अगर इनर स्फीयर अर्थ है तो सबसे पहले आपने जो भी चार्ज दोगे वो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंडक्शन कारण अगर यहाँ नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ प्रोड्यूस हो जाएंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए, ठीक है, अगर इनसाइड पे पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गए, सबसे पहले तो मैं इनसाइड के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है पॉजिटिव, यानी ये वाला इनसाइड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस है वो निकालिए, रेडियस के रेशियो में होता है, लीजिए आपको वो निकाल के मैंने दिखा दिया। फिर मैंने कहा कि आउटसाइड के ऊपर कितना चार्ज होगा उसको निकाल दिया, आउटसाइड के चार्ज को क्या किया, टोटल में से ये अंदर जो प्रोड्यूस हुआ था उसे माइनस कर दिया, आउटसाइड का चार्ज मुझे पता लग गया। ठीक है, तो इस तरह बच्चे ये आपकी जो अरेंजमेंट बनी है वो बिल्कुल इस तरह बन गई है। देखिए एक स्फीयर तो ये रहा, एक स्फीयर ये रहा, एक के ऊपर बच्चे यहाँ कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, एक के ऊपर आपका माइनस क्यू डैश चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, एक इस सरफेस के ऊपर प्लस क्यू डैश चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, प्लस एक ओरिएंटेशन का एक चार्ज बाहर भी है, बाहर वाला चार्ज कितना बचा बेटा, क्यू माइनस क्यू डैश के बराबर बचा है। ठीक है, आपके अंदर वाले की इसकी रेडियस तो आप ये तो चलिए, इसकी रेडियस कितनी है बाहर वाले की, बाहर वाले की रेडियस ये है। इसका मतलब जो टोटल कैपेसिटेंस होंगी आपकी फिगर इन दोनों के इक्विवेलेंट है, तो टोटल कैपेसिटेंस इन दोनों के इक्विवेलेंट ही होगी। ये तो आपको अच्छे दिख रहा है, ये तो स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला तो आपको पता है। इसकी स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 जो बाहर की रेडियस है, अंदर की रेडियस R1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ वही स्फेरिकल रेडियस वाला फार्मूला R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस माइनस R2। और ये क्या है बच्चे, एक सिंपल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 के बराबर। दोनों को सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो आपकी नेट कैपेसिटेंस निकल आएगी, और आप जब सोल्व करेंगे तो नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू आएगी आपकी, नेट कैपेसिटेंस आपकी इक्वल टू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ठीक है जी, तो इस तरह बच्चे मैंने, अगर आपका आउटर स्फीयर अगर अर्थ होगा या इनर स्फीयर अर्थ होगा, दोनों में देखिए फर्क पड़ गया। आउटर स्फीयर अगर अर्थ है तो सिर्फ ये फॉर्मूला आया, अगर इनर स्फीयर आपका अर्थ हो गया तो आपका बच्चे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, दो आपके ये दोनों के दोनों स्फीयर आपके पहला कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे, तो ये फिगर आपकी इक्विवेलेंट टू दिस वन हो जाएगी। कैसे होगी मैंने यहाँ बताया, जिसके कारण कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, ये होगा, क्या रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। तो चलिए स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को निकालने के बाद आगे मूव करने से पहले उन्हीं के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैंने आपको जो सिंपल कैपेसिटेंस के बारे में बताया, सिंपल कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है आपका, C इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय V। अगर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात करें तो उसका फार्मूला हाफ CV स्क्वायर, और भी फार्मूले बताए थे, वो आप इस फार्मूले को पुट करके निकाल सकते हो। थर्ड फार्मूले की बात करें तो मैंने आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बता रहा था, फिर अभी तो स्फेरिकल के बारे में बताया है। स्फेरिकल का आपका फार्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। अगर इसका आउटर स्फीयर अगर आपका क्या हो, अगर आउटर स्फीयर आपका अर्थ हो तो उसके लिए फार्मूला क्या बन जाता है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 के बराबर। और अगर इनर स्फीयर अगर आपका अर्थ हो तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, उसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। तो अभी भी बच्चे ये फॉर्मूले किए हैं, फॉर्मूले के ऊपर बेस मैं कुछ न्यूमेरिकल कर लेता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे इन टॉपिक के रिगार्डिंग। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल बच्चे करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान सुनिएगा, स्टेटमेंट बच्चे बता रहा हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एक कैपेसिटर गेट ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम। मान लीजिए कैपेसिटर को 50 माइक्रोकूलम का एक चार्ज गेट हो गया है, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए बैटरी, जब उसे एक बैटरी के साथ लगाया गया। बैटरी कितने वोल्ट के बचे, 5 वोल्ट की बैटरी से जैसे ही कैपेसिटर को लगाया तो उसे इतना चार्ज मिल गया। आपने कैपेसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटी निकालनी है अपनी कैपेसिटी की, कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सा आपको पता लग रहा है। आपने क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी क्या होती है, C इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय V। तो जो भी चार्ज था, कितना चार्ज था बच्चे आपका 50 माइक्रो को निकालिए 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना आया बेटा, ये 10 ही आ गया, यानी आपका आंसर आ गया 10 माइक्रो फेराड।
तो लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, मैंने फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन उठाया, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे? आपको दिया हुआ एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर की प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट का। 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है आपकी कैपेसिटर के बीच में। उसके बाद उस कैपेसिटर को क्या किया? ठीक है, कैपेसिटर को क्या किया? एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया। आपने उस कैपेसिटर को जिसके पोटेंशियल, उसकी प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का था, उसे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया। रेजिस्टेंस से कनेक्ट करने से क्या हुआ? आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया? डिक्रीज होना शुरू हो गया। और डिक्रीज होने के बाद आफ्टर 1 सेकेंड, आपने कहा 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड आपका पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होके 80 वोल्ट रह गया। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विच हैज बीन डिसिपेटेड। आपको क्या बताना है? फ्रैक्शन बताना है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी और कितनी डिसिपेटेड होगी, उसका एक रेशियो बताना है। तो आपको बताना क्या है, मैं बता देता हूँ। आपको फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस बताना है। फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस किसके बराबर होगा? फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस, जो भी आपका लॉस हुआ होगा डिवाइडेड बाय जो भी उसकी इनिशियल एनर्जी होगी वो बतानी। तो क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा, मैंने पूरी स्टेटमेंट ना लिखी, आपको क्वेश्चन को ऐसे बताया। इसका सॉल्यूशन मुझे यहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस इतना था, रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते ही उसका कैपेसिटेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होना शुरू हो गया। डिक्रीज होते हुए 1 सेकंड के बाद वो इतना हो गया। आपने फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस क्या है वो निकालना है। सबसे पहले तो एनर्जी लॉस ही निकाल देते हैं आपका। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस को किससे लिखें बच्चे? एनर्जी लॉस को हम डेल वी से लिख लेते हैं, डेल यू से लिख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी लॉस कैसे निकालो? आप पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी बची, उसे माइनस कर दीजिए। मान लीजिए पहले आपकी एनर्जी कितनी, एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, बाद में कितनी रह गई? हाफ सी वी डैश का स्क्वायर। पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है ना आपका। ठीक है, ये तो आपकी बच्चे टोटल लॉस हुआ। टोटल एनर्जी कितनी थी? इनिशियली आपकी एनर्जी कितनी थी? इनिशियल एनर्जी कितनी थी बच्चे? इनिशियल एनर्जी को किससे लिखा जा रहा है? हम यू नॉट से लिख रहे हैं। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी बच्चे? हाफ सी वी स्क्वायर। मुझे ये रेशियो निकालना है, चलिए इस रेशियो में ही मैं पुट कर देता हूँ। क्या होगा? हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, सी हाफ और सी तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बच गया बेटा v का स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। आप v की वैल्यू कितनी थी? 100 का स्क्वायर हो गया है, यहाँ पे 80 का स्क्वायर हो गया है और डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा 9 डिवाइडेड बाय 25। तो लीजिए इस तरह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट मैं थर्ड क्वेश्चन में बच्चे आपको क्या बताएंगे? थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? आपके पास दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप है। ठीक है, जिनका हर एक का पोटेंशियल कितना है? v है, स्मॉल v मान लीजिए। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो गई हैं और कोलैप्स होकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। अगर आप मान लीजिए इफ द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल, इन दोनों ड्रॉप्स की कैपेसिटी c थी, तो आप मुझे बड़ी ड्रॉप की एक तो कैपेसिटर निकाल के दिखाइए और साथ ही उसका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो भी निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन में आया दो आपकी स्मॉल ड्रॉप हैं जिनकी आपका पोटेंशियल स्मॉल v है, कोलैप्स होकर बड़ी ड्रॉप बन रही है। बड़ी ड्रॉप बन रही है तो बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटेंस और उसका पोटेंशियल निकाल के दिखाइए। ये है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, कैसे निकालूँ बच्चे? सबसे पहले तो देखिए आपकी एडिशन से कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम हमेशा आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब बड़ी ड्रॉप की रेडियस को मान लेते हैं r, इसकी रेडियस बच्चे कितनी मान लेते हैं? इन दोनों की रेडियस को स्मॉल r मान लीजिए। इसका मतलब इन दोनों की वॉल्यूम किसकी बच्चे? ट्वाइस कर दूँ क्योंकि सेम ही है। वॉल्यूम क्या होगी? स्मॉल स्क्वायर की 4/3 पाई r क्यूब। बड़े वाली ड्रॉप की वॉल्यूम के बराबर होगी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब के बराबर होगी। ठीक है, इक्वेट करिए 4/3 पाई से ये तो कैंसिल हो गया। तो अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू निकालूँ, कैपिटल R क्या होगा बच्चे? 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो सबसे पहले मैंने आपके कैपिटल R मतलब जो आपका जो नया ड्रॉप बनेगा उसकी रेजिस्टेंस और आपके रेजिस्टेंस नहीं, उसकी रेडियस और आपकी जो स्मॉल रेडियस है उनकी, स्मॉल ड्रॉप है उनकी रेडियस के बीच में रिलेशन निकाल दिया। ओके, अब अगर मैं कहूँ कैपेसिटेंस निकालते हैं किसकी? लार्जेस्ट जो आपके बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो क्या लिखे बच्चे? कैपेसिटेंस
ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप लिखना था, ड्रॉप, बिगर ड्रॉप की वजह कितनी कैपेसिटेंस होगी, बिगर ड्रॉप की कैपेसिटेंस को मैं चलिए सी डैश लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, बिगर ड्रॉप है तो स्फेरिकल ही, स्फीयर की कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है, यही होता है। चलिए अगर ये इसी के बराबर है तो अगर मैं इसे बच्चे क्या लिखूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सी डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर किसके बराबर है, 2/3 आर के बराबर है। तो इसका मतलब आपकी जो नई जो कैपेसिटेंस है वो पुरानी वाली कैपेसिटेंस के कितनी आगे बचे, पुराने वाले कैपेसिटेंस के 2 की पावर 1/3 टाइम्स है। तो लीजिए नई कैपेसिटेंस और पुरानी कैपेसिटेंस के बीच में मैंने एक रिलेशन निकाल दिया। तो कैपेसिटेंस निकाल दी मेरी, बिगर ड्रॉप की कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये होगी बिगर ड्रॉप की आपकी कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। जब दो आपकी स्मॉल ड्रॉप ऐड हुई होंगी तो उनका चार्ज भी ऐड हुआ होगा, तो इन दोनों का चार्ज होकर बिगर ड्रॉप का जो चार्ज था, बिगर ड्रॉप के चार्ज को कैपिटल क्यू का नाम दे दें, इनके ऊपर चार्ज था स्मॉल क्यू, तो बिगर ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज हुआ होगा, डबल, यानी 2Q। क्यू किसके बराबर होता है, C इंटू वी के बराबर होता है, यही होता है। पोटेंशियल निकालते हैं बड़ी ड्रॉप के ऊपर, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल भी V डैश लिख देते हैं। पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट होता है, पोटेंशियल होता है Q डिवाइडेड बाई C। तो इसका जो भी आपका था 2CB डिवाइडेड बाई C से अगर मैं C डैश लिखेंगे तो 2 की पावर 1/3 इंटू C से C कैंसिल हो गया, इसे ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास आएगा 2 की पावर 2/3 इंटू V। तो लीजिए जब भी आपकी दो ड्रॉप ऐसे ऐड होके, जब भी दो आपकी ऐसे ऐड होके ड्रॉप ऐड होंगी तो उनकी नई कैपेसिटेंस इसके बराबर होगी, नई पोटेंशियल आपकी इसके इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बच्चे डिस्कस करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। मान लीजिए दो इंसुलेटेड कंडक्टर हैं, दो आपके इंसुलेटेड कंडक्टर है जिनमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक से दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। मान लीजिए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास गिवन है 100 वोल्ट का, और आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो आपने बतानी है कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को इतने आपके इलेक्ट्रॉन्स बचे ट्रांसफ़र हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इतना था, तो आप मुझे बता दीजिए फटाफट क्या उस कैपेसिटर की कैपेसिटी। सबसे पहले तो देखिए अगर मैं आंसर शुरू करूँ तो C किसके बराबर होता है, C होता है बच्चे आपका, या Q निकाल लेते हैं, Q किसके बराबर होता है, C इंटू वी के बराबर होता है, या C सीधा ही लिख लेते हैं, C क्या है, Q इंटू वी के बराबर। ठीक है, Q का फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q किसके बराबर होता है, NE डिवाइडेड बाई V। तो लीजिए आपके पास N गिवन है, E गिवन है, V गिवन है, सब कुछ पुट कर दीजिए, आप पुट करेंगे, इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह बच्चे आसान सा क्वेश्चन था, आप इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह बच्चे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कर लोगे इसे, ठीक है बच्चे, यहाँ तक।